हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे ब्रांड न्यू चैनल एस्पायरेंट पर। दोस्तों, टेस्ट पेपर 1 का पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से आगे देखेंगे, जहां तक भी हो पाएगा। तो दोस्तों, जितनी जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाते रहेंगे। दोस्तों, इस पर CSAT का भी वीडियो आना है और वो तभी आएगा जब सब्सक्राइबर होंगे अच्छे खासे, क्योंकि उनको मैं लाइव लाना चाहता हूँ। उसके लिए क्लासरूम का सेटअप चाहिए होगा, तो वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। आप लोग सब्सक्राइब करिए जल्दी, फिर लाते हैं CSAT का भी वीडियो। तो आज इस पेपर का पार्ट 2 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। तो आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नीति आयोग। यानी कि नीति आयोग के बारे में पूछा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नीति आयोग से पहले यानी कि 31 दिसंबर 2014 तक नीति आयोग के जगह पर प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। दोस्तों, 1 जनवरी यानी कि 2015 के नए साल के दिन एक रिजोल्यूशन पास किया गया, जिसके तहत नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया गया। दोस्तों, नीति आयोग के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इसका जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उसको PM को बनाया गया है, और एक वाइस चेयरमैन भी होता है जिसको PM अपॉइंट करते हैं। उसके बाद इसमें फुल टाइम मेंबर भी होता है जिसका कोई नंबर फिक्स नहीं है, इसको PM के डिस्क्रिशन पर छोड़ दिया गया है। उसके बाद पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं। दोस्तों, इसमें मैक्सिमम पार्ट टाइम मेंबर 2 हो सकते हैं, और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं वो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, जिसमें MHA है यानी कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, उसके बाद MF है यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, उसके बाद मिनिस्टर ऑफ रेलवे, उसके बाद एग्रीकल्चर। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद जो इसका अप्रोच है दोस्तों, नीति आयोग का जो अप्रोच होता है वो बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं। ये आपको कंपैरिजन में मिल जाएगा, प्लानिंग कमीशन में टॉप टू बॉटम हुआ करता था। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको करेक्ट छांटना है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स बोथ डायरेक्शनल एंड पॉलिसी इनपुट्स बट नॉट टेक्निकल एडवाइस। तो दोस्तों, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बिकॉज इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल एडवाइस। हैंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, बिकॉज यहाँ पर नोट लगा हुआ है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स अ कोलैबोरेटिव एंड बॉटम अप अप्रोच। दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको बॉटम अप अप्रोच फॉलो करते हैं, तो आपका स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट हो गया, 2 इनकरेक्ट हो गया। आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट्स, तो आपका ऑप्शन बन जाता है ऑप्शन A, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन A करेक्ट। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 है, विद रेफरेंस टू इंटीग्रेशन ऑफ अर्स्टवाइल प्रिंसली स्टेट्स कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। दोस्तों, एक साइड दिया हुआ प्रिंसली स्टेट और दूसरा साइड दिया हुआ मोड ऑफ इंटीग्रेशन। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1947 से पहले इंडिया में 552 यानी 552 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करता था, जिसमें से 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 549 यानी 549 प्रिंसली स्टेट्स ज्वाइंड इंडियन यूनियन, बट 3 वेयर रिफ्यूज टू ज्वाइन, एंड दोज 3 वेयर हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर। दोस्तों, इन तीनों ने इंडियन यूनियन ज्वाइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। उसके बाद में इनको मिलाया गया, तो वही यहाँ पर दिया गया है मोड ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कैसे मिलाया गया, वो लोग कैसे इंडियन यूनियन से मिले, तो उसका करेक्ट मैच ढूंढना है अपन को। तो देखते पहला हैदराबाद है, उसके सामने रेफरेंडम लिखा हुआ है, जूनागढ़ है उसके सामने पुलिस एक्शन दिया हुआ है, जो कश्मीर है उसके सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दिया हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दूं, जो हैदराबाद है उनको पुलिस एक्शन के द्वारा मिलाया गया था, जूनागढ़ है उनको रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया था, और जो कश्मीर है उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के द्वारा मिलाया गया था। तो आप देख रहे हैं जैसा कि जो 3 है कश्मीर, उसका जो मोड ऑफ इंटीग्रेशन दिया हुआ है सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन,
वही तो सही है, जो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन है उसमें उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। यानी कि अगर मैं ऐसे कर दूँ ऊपर वाले में कि हैदराबाद को पुलिस एक्शन से मैच करा दूँ और जूनागढ़ को रेफरेंडम से, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जो कश्मीर वाला ऑप्शन है वो ऑलरेडी करेक्ट है, तो हमसे करेक्ट ही पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 ओनली। तो देखते हैं 3 ओनली किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 भी मैच द फॉलोइंग है और आपसे करेक्टली मैच्ड पूछा गया है। करेक्टली मैच्ड पेयर कौन कौन से हैं इसमें। एक तरफ फेस्टिवल दिया गया है और दूसरी तरफ रेस्पेक्टिव स्टेट्स दिया गया है दोस्तों। तो पहला फेस्टिवल है अम्बुबाची मेला और स्टेट में आसाम दिया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अम्बुबाची मेला असम में कामाख्या मंदिर है। कामाख्या मंदिर में ही ये अम्बुबाची मेला फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। ये जो है बेसिकली इट मार्क्स द एनुअल menstruation of the goddess Kamakhya, and you all know Kamakhya temple is situated in Assam। तो ये वाला जो पेयर है हमारा करेक्ट है दोस्तों। एक और चीज़, अम्बुबाची मेला को नॉर्थ ईस्ट का महाकुंभ भी कहा जाता है, तो ये भी ध्यान रखने लायक बात है। उसके बाद आते हैं दूसरा पे। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों चैत्रा जत्रा। चैत्रा जत्रा और सामने लिखा है उड़ीसा, तो ये भी बिल्कुल करेक्टली मैच्ड पेयर है। ये ऋषिकुल्य रिवर के तट पर तारा तारिणी नाम का हिल है, वहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाता है ये चैत्रा जत्रा, जो कि उड़ीसा में है, तो ये भी करेक्ट पेयर है। उसके बाद जो तीसरा है विशु, तो इसके सामने उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है, ये इनकरेक्ट मैच है क्योंकि विशु जो है वो केरला का फेस्टिवल है दोस्तों। और चौथा ऑप्शन है रंगोली बिहू और उसके सामने झारखंड लिखा गया है, ये भी इनकरेक्ट मैच है क्योंकि रंगोली बिहू जो है वो भी आसाम में मनाया जाता है और रंगोली बिहू को आसाम का न्यू ईयर भी कंसिडर किया जाता है दोस्तों, नया साल। तो इसीलिए जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन कौन सा हो गया, 1 और 2। तो 1 और 2 किस ऑप्शन में, सी, तो आपका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों। सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स आपको नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इज़ ऑथराइज्ड टू ऑडिट कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि ये कंटीजेंसी फंड को भी ऑडिट करता है फ्रेंड्स, तो ये सही आंसर हो गया हमारा। मतलब आंसर नहीं हुआ ये स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए आपको इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी है कैग सबमिट्स एनुअल ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं सी पे। सी लिखा हुआ है कैग compiles and maintains accounts of both central and state government। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज कैग compiles and maintains the accounts of state governments only, not the central government। hence statement C, ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। एंड हम लोगों को पूछा भी गया था इनकरेक्ट ऑप्शन, तो आंसर सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, तो इसमें सी आंसर आपका हो गया। उसके बाद दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस यानी NCBC इज़ नॉट करेक्ट। तो ये भी नॉट करेक्ट पूछा गया है आपको, करेक्ट नहीं, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है द NCBC हैज़ बीन कन्फर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि 2018 में 102 अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 102 यानी 102 अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था, उसके द्वारा NCBC को यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट बी ऑप्शन को। बी ऑप्शन बोल रहा है इट इन्वेस्टिगेट्स द मैटर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल
safeguards for both the OBC and एंग्लो इंडियंस। तो दोस्तों ओबीसी तक तो ये स्टेटमेंट करेक्ट था, लेकिन जैसे ही एंग्लो इंडियंस पे आते हैं तो जो एंग्लो इंडियंस है उनका वो जो भी मैटर होता है वो NCSC के द्वारा देखा जाता है, यानी कि उनको जो इन्वेस्टिगेट करते हैं वो NCSC करते हैं, यानी फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इनको NCBC नहीं करते हैं, बैकवर्ड क्लासेस। मीन्स द एंग्लो इंडियंस डजेंट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ NCBC। तो आपका ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, इनकरेक्ट। और आपसे पूछा भी इनकरेक्ट गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। तो अगर इनकरेक्ट पूछा गया था और बी ऑप्शन इनकरेक्ट है तो वो आंसर निकल गया। तो बाकी जो सी एंड डी ऑप्शन है दोस्तों ये बिल्कुल करेक्ट है, इनको देख लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 है, विथ रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड होल्डर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड होल्डिंग मतलब कार्ड होल्डर वही लोग हो सकते हैं, मतलब इनको 7 क्राइटेरिया है जिनको फॉलो करके आप OCI का कार्ड होल्ड कर सकते हैं। अगर आप वो सातों फॉलो कर रहे हैं, सातों क्राइटेरिया, तो वो क्राइटेरिया दोस्तों आप लोग हमें बताइएगा कमेंट में, गूगल से निकाल लीजिए या फिर पॉलिटी के बुक से निकालिए, कमेंट करके बताइए। थोड़ा मेहनत आप लोग भी करेंगे तो ज़्यादा चीज़ें आपको भी ज़्यादा दिनों तक याद रहेगी ये चीज़ें। तो दोस्तों इसको कमेंट में बताइएगा आप क्वेश्चन। बाकी इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। जो स्टेटमेंट 1 है, अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एट एनी टाइम आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ एलिजिबल टू बिकम OCI कार्ड होल्डर। दोस्तों एक एलिजिबिलिटी तो यही है जो स्टेटमेंट 1 में दिया गया, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा आपका। सेकंड है, OCI कार्ड होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीज़ा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पर्पस। दोस्तों ये भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जो OCI कार्ड होल्डर है उनको लाइफ लॉन्ग वीज़ा दिया जाता है, इंडिया विजिट कर सकते हैं किसी भी पर्पस से। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, OCI कार्ड होल्डर एंजॉयज द राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो ये दोस्तों इनकरेक्ट है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में OCI कार्ड होल्डर को कोई इक्वालिटी नहीं दिया जाता, यानी ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये OCI को नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो 3 को छांट दीजिए, बाकी आपके 2 स्टेटमेंट करेक्ट हैं, यानी 1 एंड 2 आपके आंसर हैं। तो 1 एंड 2 जो है वो है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। इन रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ के बारे में आपसे पूछा गया है। दोस्तों पहला स्टेटमेंट है, ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट प्रोवाइड फॉर दिस ऑफिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का कोई जगह नहीं था। इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा क्रिएट किया गया और 350B आर्टिकल के अंदर रखा गया। ओके फ्रेंड, तो स्टेटमेंट 1 हो जाएगा करेक्ट। और जो दूसरा स्टेटमेंट है, द ऑफिस फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर रखा गया है। और तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये गलत है क्योंकि इट सबमिट्स एनुअल रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रेसिडेंट होता तभी ये करेक्ट होता। तो आपका करेक्ट कौन कौन सा हो गया, स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो आपका आंसर बनेगा स्टेटमेंट 1 एंड 2 यानी कि ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी ऑफ अ कंट्री व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अच्छा, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, अ कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन अ टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। बिल्कुल, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंक्शन ही होता है कि वो सोसाइटी में हर दूसरे पर्सन से मतलब अच्छा कोऑर्डिनेशन हो
वो डिटरमाइन करता है, और रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखते हैं दोस्तों। स्टेटमेंट 2 है अ कंट्री दैट हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन मे नॉट नेसेसरली बी डेमोक्रेटिक। ये भी बिल्कुल सही है। आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ब्रिटेन ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट दैट्स नॉट फुली डेमोक्रेटिक कंट्री, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहा जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। तीसरा स्टेटमेंट अ कॉन्स्टिट्यूशन लेस्ड ऑन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कॉमन मैन को राइट्स दे करके गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना देती है दोस्तों। तो इसीलिए तीसरा भी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। ये है आपको ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है सेकेंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एमोल्यूमेंट्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ। तो दोस्तों सेकंड शेड्यूल में मतलब किस 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 पोस्ट के प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है, वो आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों देखते हैं स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन में दिया गया है स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट्स। तो दोस्तों सेकंड शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है उसके प्रिविलेजेस की बात की गई है। तो ये बिल्कुल सही है। और जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी नहीं की गई है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर की जो प्रिविलेजेस की बात की गई है वो सैलरीज एंड अलाउंसेस एक्ट 1952 के अंदर की गई है, इसीलिए 2 जो है आपके आंसर में नहीं होगा। स्टेटमेंट 3 जो है जज ऑफ द हाई कोर्ट, दोस्तों जज ऑफ द हाई कोर्ट इसकी भी प्रिविलेजेस की बात सेकंड शेड्यूल में की गई है, तो ये भी आपके आंसर में हो जाएगा। यानी अभी तक आपका आंसर 1 एंड 3 बन चुका है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ ऑप्शन में है लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा जो है उसकी प्रिविलेजेस की बात भी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अंदर है, यानी कि 1977 एक्ट है। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट एक्ट 1977, तो उसके अंदर इसकी प्रिविलेज की बात की गई है। तो 4 भी आपके आंसर में नहीं होगा, यानी कि आपका आंसर हो गया 1 एंड 3 दोस्तों। 1 एंड 3 ऑप्शन ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज़ बाउंड टू डिक्लेयर अ लॉ एज इनवैलिड इफ़ इट वायलेट्स। तो फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करती है अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो। तो फ्रेंड्स जो डीपीएसपी है और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इन दोनों का वायलेशन जो है किसी भी लॉ को इनवैलिड नहीं बता सकती, क्योंकि ये दोनों अपने आप में नॉन जस्टिसिएबल हैं। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। ओके फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। आपके एक तरफ दिया गया है कॉलम, एक कॉलम में दिया गया है केसेस और नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है आउटकम्स या जजमेंट, और पूछा गया है करेक्टली मैच्ड। तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले शंकरी प्रसाद केस। तो फ्रेंड्स आपको इसके पूरे केसेस के बारे में बताता हूँ। शंकरी प्रसाद केस है 1951 में हुआ था। 1951 में शंकरी प्रसाद केस, और उसमें पार्लियामेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था वो ये दिया था कि पार्लियामेंट कैन एब्रीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स ये जो है बिल्कुल करेक्ट मैच है। उसके बाद आया था 1967 में गोलकनाथ केस। उसके बाद केशवानंद भारती आया था। पहले एक बार गोलकनाथ के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन जो शंकरी प्रसाद केस है वो 1951 में आया था, और उसके बाद 1967 यानी 1967 में गोलकनाथ केस आया था। तो फ्रेंड्स
जो गोलकनाथ केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल है, तो पार्लियामेंट जो है उसको एब्रीज नहीं कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर पार्लियामेंट ने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और चैलेंज करने के बाद फिर अंत में वही हुआ जो शंकरी प्रसाद केस में हुआ था, यानी जो जजमेंट शंकरी प्रसाद केस में आप देख रहे हैं पार्लियामेंट कैन एब्रीज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वही गोलकनाथ केस में भी 1967 में हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आता है केशवानंद भारती केस 1973 यानी 1973 में, और उस केस का आउटकम ये निकला कि उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन लाया गया। दोस्तों ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अभी तक कहीं भी डिफाइन नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट अपने तरीके से करती है, लेकिन अभी तक कहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहीं कुछ लिखा हुआ कोई मेंशन नहीं है। तो दोस्तों इवोल्यूशन किसका हो गया केशवानंद भारती केस में, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। उसके बाद फ्रेंड्स है तीसरा मिनर्वा मिल्स केस, फ्रेंड्स चौथा, ये यहाँ पर तीसरा है आपके क्वेश्चन में, जो मैं बताया आपको शंकरी प्रसाद, उसके बाद गोलकनाथ, उसके बाद केशवानंद भारती, उसके बाद 4th नंबर में आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में आया था और 1980 में फिर से ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि हमें फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हमारे संविधान की स्थापना ही इन्हीं के आधार पर किया गया है, यानी कि बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ दिस बैलेंसेस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आपके स्टेटमेंट में इस साइड यही लिखा हुआ है, तो आंसर आपका ये भी मतलब करेक्ट मैच हो गया। तो दोस्तों 1, 2 एंड 3 ऑल 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, तो आपका आंसर ऑल हो जाएगा 1, 2 एंड 3, तो ये है ऑप्शन डी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 37 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 है ओनली पार्लियामेंट शैल हैव द पावर to make laws restricting the application of fundamental rights to the members of armed forces। ये फ्रेंड्स बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आर्म्ड फोर्सेस का जो फंडामेंटल राइट्स है उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन है स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट है बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो फ्रेंड्स ये इस स्टेटमेंट में जो बोथ लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि आपका सिर्फ पार्लियामेंट को ही पावर है कि वो इन सब्जेक्ट पे लॉज बनाए, मतलब जो लॉज पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता हो, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं है। इसलिए इसमें ये जो बोथ लिखा हुआ है इसके वजह से स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स हो गया। तो आपका आंसर बनेगा ओनली स्टेटमेंट 1, तो वो आपका ए ऑप्शन में है 1 ओनली, तो आंसर हो गया ए। उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 पे। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 38 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स are guaranteed by the constitution for the protection of the interest of minorities। तो फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 है राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, ये भी अधिकार है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटीड है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज। ओके फ्रेंड्स, तो स्टेटमेंट 1 हो गया करेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखते हैं राइट टू कंजर्व लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ देयर ओन। फ्रेंड्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 3 पे राइट टू इम्पार्ट एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन इन देयर ओन लैंग्वेज। फ्रेंड्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आपके आंसर में 1, 2 एंड 3 यानी कि 1, 2 एंड 3 ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, हेंस योर आंसर विल बी ऑप्शन डी। फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 39 है
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉइज द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट। तो ये आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया गया था दोस्तों, अगर आप वो नहीं देखें तो फर्स्ट इस वीडियो का जो पहला पार्ट है, इस टेस्ट का पहला पार्ट जो है वो आप देख लीजिए फ्रेंड्स। तो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इमरजेंसी के सारे प्रोविजंस आपको बताए गए हैं। वहीं पर मैं बताया था कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेशन यूज किया गया है वो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेशनल इमरजेंसी ओनली। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म in the preamble best describes the notion that the people of India should behave as if they are the members of the same family। तो फ्रेंड्स, मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली का मतलब हुआ या तो मीन्स ब्रदरहुड और सम अदर रिलेशंस, बेसिकली ब्रदरहुड। तो यानी कि आपके जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ब्रदरहुड को या कोई भी फैमिली रिलेशन को एक ही, या सेम फैमिली मेम्बर्स को एक ही ऑप्शन जो है वो डिफाइन कर रहा है, जो है आपका ऑप्शन डी, फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब होता है ब्रदरहुड। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग केसेस में बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के अंदर आपको 6 फ्रीडम गारंटीड किए गए हैं। उन 6 फ्रीडम में से कोई किसी भी फ्रीडम को अगर आपका रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इन तीनों स्टेटमेंट में, तो वो आपका वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। तो देख लीजिए उन 6 में से। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है प्रोहिबिटिंग वोमेन फ्रॉम ओपनिंग अप अ न्यू IT ऑफिस। तो फ्रेंड्स, ये भी वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19, क्योंकि वोमेन को भी फ्रीडम है कि वो कहीं पर भी कुछ भी कोई भी ऑफिस खोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे आंसर में हो जाएगा, क्योंकि आपको यही पूछा गया है कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड अंडर आर्टिकल 19। तो आंसर में हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 है फोर्सिंग पीपल फ्रॉम सर्टेन कास्ट टू परफॉर्म ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। तो दोस्तों, ये भी फ्रीडम है आपको आर्टिकल 19 में गारंटीड, तो इसलिए आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो किसी भी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को फॉलो करे। तो फ्रेंड्स, ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, क्योंकि आपको पूछा ही गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट को हम लोग वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कंसीडर कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 19। तो फ्रेंड्स, 1 और 2 आपको अभी तक में आंसर में हो चुका है। अब देखते हैं कुछ स्टेटमेंट नंबर 3। स्टेटमेंट 3 है डिनाइल ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। तो मतलब तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, तीनों आंसर में आ जाएंगे। तो 1, 2 और 3 यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल फीचर्स दैट डिस्टिंग्विशेस अ प्रेशर ग्रुप फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों, ये पूछ रहा है कि प्रेशर ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी से क्या अलग करता है, मतलब नीचे दिए गए प्रोविजन में से। तो फ्रेंड्स, पहला पढ़ते हैं। Parties take political stances while pressure group do not take up political issues। तो फ्रेंड्स, ये तो कोई डिस्टिंग्विश मतलब कोई बेस नहीं हुआ। उसके बाद देखते हैं बी में। बी ऑप्शन है प्रेशर ग्रुप्स डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वाइल पार्टीज डू। तो फ्रेंड्स, पार्टीज़ का तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका जो प्रेशर ग्रुप है उनका भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। उनमें भी कोई एक लीडर होते हैं जिसके अंदर बाकी के लोग काम कर रहे होते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा हमारा। सी ऑप्शन कह रहा है प्रेशर ग्रुप डू नॉट सीक टू गेट इनटू पावर वाइल पॉलिटिकल पार्टीज डू। तो फ्रेंड्स, ये तो पता ही है आपको कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा पावर में आना चाहती है, जबकि प्रेशर ग्रुप को क्या है कि आप हमारा बात मान लीजिए, बस हो गया, उनका जो मूवमेंट है वो ख़त्म। तो यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 42 का आंसर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर हो गया सी। उसके बाद दोस्तों 43 नंबर पे चलते हैं। दोस्तों, ये करंट का क्वेश्चन है, इसमें है एंथूरियम प्लांट। तो फ्रेंड्स, एंथूरियम प्लांट जो है न्यूज़ में आया था, इसीलिए ये क्वेश्चन है। एंथूरियम प्लांट ऑफन मेंशन्ड इन द न्यूज़
इज अ, तो पूछा गया है कि वो क्या है एंथोरियम प्लांट। फ्रेंड्स, एंथोरियम प्लांट जो है वो एक डोमेस्टिक फ्लावरिंग प्लांट्स है जिनको अपने सराउंडिंग के एयर को प्यूरिफाई करने के लिए जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जितने भी एयरबोर्न केमिकल्स हैं, हार्मफुल केमिकल्स हैं, उनको हवा से रिमूव, मतलब एयर से रिमूव करने का भी ये काम करता है। और सबसे बड़ी बात कि नासा भी, जो नासा है अमेरिकन स्पेस एजेंसी फ्रेंड्स, वो आपको इस प्लांट को यानी कि एंथोरियम प्लांट को एयर प्योरीफायर प्लांट कैटेगरी में प्लेस किया है। तो फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 44 है, विद रेफरेंस टू द स्टेट फाइनेंस कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 देखते हैं, इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर एवरी 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है, स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड है, इट रिव्यूज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एज ऑल्सो दैट बिटवीन रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। तो फ्रेंड्स ये भी आपका करेक्ट है। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फंक्शन है वो आपको स्टेटमेंट 2 में दिया गया है और ये बिल्कुल करेक्ट है फंक्शन। उसके बाद जो तीसरा स्टेटमेंट है वो, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। तो फ्रेंड्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो मेंबर है वो, उसको हम लोग री अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो नोट है इसके वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स आपका आंसर जो बन जाएगा, पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है? अच्छा, करेक्ट पूछा है। तो फ्रेंड्स इसमें अगर करेक्ट पूछा है, इसमें करेक्ट पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। फ्रेंड्स 1 एंड 2 है ऑप्शन बी में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 45 है, विद रेफरेंस टू डिफरेंट सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यानी कि एक तरफ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स दिया गया है, दूसरी तरफ उसके सोर्सेस दिए गए हैं फ्रेंड्स की वो जो फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस कंट्री से या किस नेशन से लिया गया है। आप सबको पता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को एक बोरोड मटेरियल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जिस कंट्री का भी जो भी प्रोविज़न अच्छा लगा उसको हमारे संविधान में इंक्लूड कर लिया गया। तो फ्रेंड्स देखते हैं, पहला फीचर है अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर। तो फ्रेंड्स ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर है ये फीचर कनाडा से लिया गया है। तो ये बिल्कुल करेक्ट पेयर है। ये हमारे संविधान में आर्टिकल 155 में मेंशन्ड है। हमारे संविधान में ये आर्टिकल 155 में मेंशन्ड है फ्रेंड्स। उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट है आपका, सेकंड फीचर्स है, जो सेकंड फीचर्स है, जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि दोनों हाउस का जो जॉइंट सिटिंग होता है वो प्रोविजंस हमारे यहाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। यानी कि इसमें भी जो सोर्स में दिया गया है ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट पेयर है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ संविधान में इस जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो है उसको आर्टिकल 108 में मेंशन किया है, आर्टिकल 108 में। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट पेयर है। उसके बाद देखते हैं 3 में है डीपीएसपी। तो फ्रेंड्स सबको पता है कि डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है फ्रेंड्स, डीपीएसपी लिया गया है आयरलैंड से। तो ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, तो इसीलिए ये जो यूएसएसआर है ये इनकरेक्ट हो गया। तो आपको पूछा क्या है, करेक्टली मैच पूछा है, करेक्टली मैच पूछा है फ्रेंड्स, करेक्टली मैच पूछा है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2 फ्रेंड्स। 1 एंड 2 ऑप्शन ए में है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 46। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 46 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वेयर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यानी कि आपको पूछा गया है कुछ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है उसका पार्ट नीचे दिए गए चारों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट इसका पार्ट है और कौन सा नहीं है। तो आपको मैं फ्रेंड्स बता दूँ, जो 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था इसको हम लोग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। तो फ्रेंड्स इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट प्रोवाइड्स
इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही आंसर ऑफ स्टेटमेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत ही जो पब्लिक सर्विस कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा कि जो ओपन कंपटीशन हुआ था यूपीएस पब्लिक सर्विस कमीशन में, जो ओपन कंपटीशन हुआ था फॉर द रिक्रूटमेंट इनटू द पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1853 फ्रेंड्स, 1853, यानी कि इंडियंस भी उसमें बैठ सकते थे। ओपन कर दिया गया ओपन कंपटीशन पब्लिक सर्विस कमीशन में रिक्रूटमेंट का, वो जो है आपको चार्टर एक्ट 1853 के अंडर किया गया था। और ये जो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फ्रेंड्स, ये 1919 के तहत ही हुआ था, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। और स्टेटमेंट 2 देखते हैं फ्रेंड्स। एंड स्टेटमेंट 2 है, इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। तो फ्रेंड्स ये भी करेक्ट है। हालांकि कहीं कहीं पर ये आपको जो डायरेक्ट इलेक्शन वाला प्रोविज़न है, ये आपको कहीं कहीं पर किसी किसी किताब में मुरले मिंटो रिफॉर्म यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में भी दिया गया है, तो और कहीं कहीं पर 1919 में दिया गया है। तो यहाँ पर हम लोग 1919 में कंसिडर करके चलते हैं, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। ओके फ्रेंड्स। और उसके बाद जो स्टेटमेंट 3 है, इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन था उसको ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इसमें नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंड्स, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं किया गया था, बल्कि जो पहले से सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था उसको एक्सटेंड किया था फॉर द सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियंस, यानी ये 4 ग्रुप के लिए और एक्सटेंड किया गया था किसको, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन या सेपरेट इलेक्टोरेट को फ्रेंड्स। ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए नहीं था, तो इसलिए 3 हमारे आंसर में नहीं होगा। 1 और 2 अभी तक हो चुका है। अगर हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न 1919 के तहत मानते हैं, तो बहुत लोग 1909 के तहत भी मानते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है। बहुत सारे किताबों में आपको मुरले मिंटो रिफॉर्म के अंदर बताया जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न पहली बार वहाँ पर आया। कई जगह ये लिखा हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोविज़न पहली बार 1919 एक्ट के तहत आया। तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। बाकी हम लोग 1919 को सही मान रहे हैं, तो स्टेटमेंट 2 जो है वो उसको करेक्ट मान के चल रहे हैं अभी तक। और स्टेटमेंट 4 है फ्रेंड्स, इट प्रोवाइडेड द डायआर्की स्कीम ऑफ द गवर्नेंस इन द प्रोविंसेस। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसके तहत जो है प्रोविंसेस में यानी प्रोविंशियल स्टेट में जो है डायआर्की इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है फ्रेंड्स, उसके तहत जो है प्रोविंशियल डायआर्की को एबॉलिश करके सेंट्रल डायआर्की इस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स। तो इन चीज़ को ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 3 को छोड़ के बाकी सारा आंसर हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 है ऑप्शन डी में। ओह किधर चला गया, क्वेश्चन नंबर 46। ओके फ्रेंड्स यही है क्वेश्चन नंबर 46। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी बोले तो 1, 2 और 4। ओके फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 47 है, किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर। किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स किस्सा खवानी बाज़ार न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका 98th यानी कि 90 साल इस किस्सा खवानी बाज़ार मैसेकर को पूरे हो गए थे इस वर्ष 2020 में, इसीलिए आपको ये न्यूज़ में था। और फ्रेंड्स इसको माना जाता है जो खुदाई खिदमतगार है उसका प्रीकर्सर मूवमेंट इसको माना जाता है। तो और पूछा भी क्वेश्चन में यही गया है, रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स। तो फ्रेंड्स इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये खुदाई खिदमतगार मूवमेंट से रिलेटेड है। तो आंसर तो ए हो गया फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं ये जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट्स है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स था हमारे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का सबसे बहुत महत्वपूर्ण एक मूवमेंट इसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसको रेड शर्ट मूवमेंट भी बोलते थे या फिर सुर्ख पोस्ट मूवमेंट भी इसको बोलते हैं। लाल पोशाक यानी कि उर्दू वर्ड है सुर्ख,
लाल पोशाक मूवमेंट भी इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। इसको लीड किया था अब्दुल गफ्फार खान। और सबसे बड़ी बात कि अब्दुल गफ्फार खान जो है इसमें बिल्कुल सत्य और अहिंसा का पालन करते हुए, यानी कि गांधी जी का फॉलोवर था वो बहुत बड़ा, तो वो बिल्कुल जो है नॉन वायलेंस को फॉलो किया था। इसके वजह से उसको, यानी कि अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर, अच्छा आंसर तो पहले ही टिक कर दिया था ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, यूपीएससी के बारे में पूछा गया फ्रेंड्स। आपको बता दूं यूपीएससी आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 312 से 318 तक में मेंशन है पूरा ब्यूरोक्रेसी, इंडियन ब्यूरोक्रेसी। तो फ्रेंड्स इसका यूपीएससी का स्टेटमेंट 1 देखते हैं कौन सा करेक्ट है। फ्रेंड्स स्टेटमेंट 1 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूपीएससी। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है यूपीएससी का स्ट्रेंथ कहीं पर भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, जो स्टेटमेंट 2 है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू डिटरमाइन द कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एंड मेंबर्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रेसिडेंट को ऑथराइज किया करता है कि आप जो है यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर्स को डिटरमाइन, उनका कंडीशन डिटरमाइन करें। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 देखते हैं, द ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल एंड मैनर ऑफ द रिमूवल इज स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों जो रिमूवल का ग्राउंड्स है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हुआ, 2 और 3 करेक्ट हो गया। आपसे पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 3, यानी कि ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 49 है, कितना मिनट का वीडियो बन गया? अच्छा 41 मिनट का बन गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रेरोगेटिव रिट्स। तो फ्रेंड्स इसमें रिट्स के बारे में दिया गया है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, रिट्स कैन बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, जो प्रेरोगेटिव रिट्स हैं उनको हम लोग प्राइवेट और पब्लिक दोनों अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं। और सेकंड स्टेटमेंट है, हाई कोर्ट्स हैव अ वाइडर रीट जुरिस्डिक्शंस दैन दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो इंटरटेन करता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के केस में रिट इंटरटेन करता है फ्रेंड्स, और जो हाई कोर्ट्स है वो बाकी अदर प्रोविजंस में भी, यानी बाकी अदर केसेस में भी हाई कोर्ट जो है वो रिट जारी कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन के केस में ही रिट जारी कर सकता है। इसीलिए स्टेटमेंट्स जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। ओके फ्रेंड्स, सॉरी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 हो गया 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद रेफरेंस टू द एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, यानी सिटीजनशिप के एक्विजिशन के बारे में ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताने हैं कौन से करेक्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये दिया है, द चिल्ड्रेन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स पोस्टेड इन इंडिया कैन एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। तो फ्रेंड्स जो भी फॉरेन डिप्लोमेट्स है हमारे इंडिया में पोस्टेड है, उनके बच्चे यहाँ पर बाय बर्थ इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है वो बिल्कुल गलत हो गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट 2 देखते हैं फ्रेंड्स। स्टेटमेंट 2 है, इफ़ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, all the residents of the territory automatically become the citizens of India। फ्रेंड्स ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर कोई टेरिटरी हमारे इंडिया का पार्ट बनता है तो उसके जो भी रेसिडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ के सिटीजन्स नहीं होते हैं, वो होते हैं बाय सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 के तहत। तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, यानी कि नाइदर 1 नॉर 2, डी ऑप्शन।
डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 50। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिवील द सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो फ्रेंड्स इसमें पूछा है 51 में सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट। फ्रेंड्स, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट पूछा है और ऑप्शन में दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 में प्रीएम्बल, स्टेटमेंट 2 में डीपीएसपी, स्टेटमेंट 3 में फंडामेंटल ड्यूटीज, स्टेटमेंट 4 में फंडामेंटल राइट्स। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द इंडियन स्टेट है वो आपके प्रीएम्बल में है, वो आपके डीपीएसपी में है, वो आपके फंडामेंटल राइट्स में है। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है फ्रेंड्स वो चूँकि लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी कि उनको जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो इंडिविजुअल्स के अपने कैपेसिटी पर छोड़ दिया गया है, इसीलिए ये मतलब इसमें स्टेट का कोई रोल नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं होगा। बाकी प्रीएम्बल में भी सेक्युलर कैरेक्टर है, प्रीएम्बल भी एश्योर करता है फ्रेंड्स, और जो डीपीएसपी है वो भी एश्योर करता है सेक्युलर कैरेक्टर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो तो बिल्कुल करता है, इक्वालिटी। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4, 3 नहीं होगा आपका आंसर। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो आपके ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ बता दूँ फ्रेंड्स, जो प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड किया गया था। प्रीएम्बल में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसमें जो है प्रीएम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था। फ्रेंड्स आपको बता दूं जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है जो 1976 में हुआ उसके तहत 3 वर्ड हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, उसको हम लोग सिस से याद कर सकते हैं, SIS, यानी सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कितना था 51। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 52 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 52। तो फ्रेंड्स 52 क्वेश्चन नंबर का जो पहला स्टेटमेंट है वो देखते हैं। द ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज़ क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है कि ऑफिस जो AG है अटॉर्नी जनरल, उनका ऑफिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया है। ये दोस्तों आर्टिकल 76 में मेंशन है, इसलिए बिल्कुल सही स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट 1। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 2 है अटॉर्नी जनरल इज़ बैरेड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस। फ्रेंड्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज अटॉर्नी जनरल इज़ नाइदर अ member of the central cabinet nor a full-time counsel of the government, and hence he cannot be barred from the private legal practice, and hence statement 2 is incorrect। तो फ्रेंड्स आपका स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं स्टेटमेंट 3 में। स्टेटमेंट 3 है द AG होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, क्योंकि जब भी इसको प्रेसिडेंट चाहे रिमूव कर सकते हैं, तो इसीलिए मतलब ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पर सब करते हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एंड 3। 1 एंड 3 ये ऑप्शन सी में है, तो फ्रेंड्स आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 53 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW। तो फ्रेंड्स जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है ये मैं आपको बता दूँ, ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1950 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, तो इसलिए ये जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगा। और आपके स्टेटमेंट में दिया गया है इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यही इनकरेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। और जो इसके आगे का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ WCD। तो मतलब आपका जो ये सब फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सिर्फ इस वर्ड के वजह से इनकरेक्ट हो गया, नॉन स्टैट्यूटरी, बिकॉज ये जो है आपका नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1950 के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, इसलिए ये स्टैट्यूटरी हो जाएगा, ना कि नॉन स्टैट्यूटरी। इसलिए फ्रेंड्स ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। अब देखते हैं स्टेटमेंट 2। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 2 है ओनली अ वुमेन कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो ये जो ओनली लिखा हुआ है इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया फ्रेंड्स, बिकॉज
ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ वुमेन ही उसकी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरमैन हो सकती है, मेल मेंबर भी उसके चेयरपर्सन हो सकते हैं। हेंस स्टेटमेंट 2 ऑल्सो इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स आपके 1 एंड 2 इनकरेक्ट हो चुके हैं। अब देखते हैं 3 को। स्टेटमेंट 3 है, इट कैन फंड द लिटिगेशन इन्वॉल्विंग इशूज़ अफेक्टिंग अ लार्ज बॉडी ऑफ वुमेन। फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओनली 3। और ओनली 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कितना था? ये था क्वेश्चन नंबर 53। फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ स्टेट यूज्ड इन डिफरेंट प्रोविजंस कंसर्निंग द फंडामेंटल राइट्स। डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्टेट में किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं, ये पूछा गया है। और आपके ऑप्शंस हैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स यानी पीएसबी, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड्स। फ्रेंड्स ये सारे स्टेट के डेफिनेशन में इंक्लूडेड हैं। ये ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ही आपको पूछा गया है। हेंस 1, 2 and 3 will be your answer, and 1, 2 and 3 is mentioned under option D. Hence option D will be your correct answer. Okay friends, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय। तो फ्रेंड्स जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इसका आइडिया पहली बार एम.एन. रॉय साहब ने दिया था 1934 ईस्वी में, 1934। एम.एन. रॉय 1934। तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, एम.एन. रॉय। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके तरफ से ये पहली बार ऑफिशियल डिमांड जो आया था वो 1935 में आया था फ्रेंड्स। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन है वो 1946 में हुआ था, जब आपको कैबिनेट मिशन प्लान हमारे इंडिया में आया था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन किया गया था 1946 में। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्वेश्चन नंबर 56 है द टर्म साइटोकाइन। फ्रेंड्स ये भी न्यूज़ का क्वेश्चन आ गया, ये न्यूज़ में रहा था, साइटोकाइन स्टॉर्म। तो फ्रेंड्स ये जो है ये होता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स। ओवर प्रोडक्शन ऑफ इम्यून सेल्स जो होता है उसी को हम लोग साइटोकाइन टर्म्स बोलते हैं। फ्रेंड्स इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स हैं। अगर क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में तो वो भी इसी तरह से पूछेंगे फ्रेंड्स। तो आंसर आपका इसका हो जाएगा ए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 13 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स आर्टिकल 13 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, क्योंकि इसके ही द्वारा कई बार फंडामेंटल राइट्स को हम लोग मतलब पार्लियामेंट एब्रोगेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इससे बहुत मतलब कंट्रोवर्सी हुआ है। वो उधर जो 2-3 केसेस देखे हैं आप, गोरखनाथ, शंकरी प्रसाद, ये दोनों केसेस में आर्टिकल 3 को लेकर ही पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी। ओके फ्रेंड, देखते हैं स्टेटमेंट इसमें क्या दिया गया है। स्टेटमेंट दिया गया है, पहला स्टेटमेंट है द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज़ डेराइव्ड फ्रॉम इट। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है, जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, ये आर्टिकल 3 से ही डिराइव करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सही हो गया। और स्टेटमेंट 2 है आर्टिकल 3 एग्जेम्प्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। तो ये इनकरेक्ट है, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को एग्जेम्प्ट नहीं करता है ये फ्रेंड्स। तो इसीलिए 57 क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, एक तरह से इसको भी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहा जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट है आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत वो रिट जारी करता है, और जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत करता है। तो फ्रेंड्स ये जो 13 नंबर का जो दूसरा स्टेटमेंट है, 13 आर्टिकल दूसरा स्टेटमेंट जो है आर्टिकल 13 एग्जेम्प्ट्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि आर्टिकल 13 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, चूँकि वो कोई लॉ नहीं है, इसलिए उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स केशवानंद भारती केस से पहले तक यही बात चल रही थी कि जो आर्टिकल 13 मतलब में जो ये लिखा हुआ है, यही बात कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो कोई लॉ नहीं है, तो इसलिए उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन जब केशवानंद भारती केस आया तो भाई साहब दे कर चले गए एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जब वो दे करके गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया देखो ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं अगर
किसी फंडामेंटल राइट के कोई भी ऐसे पार्ट को ये अगर अमेंड करते हो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो हम उसको चैलेंज करेंगे, उसको हम स्क्रूटनी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल 13 एग्जेम्प्ट्स ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट में, इसलिए ये गलत हो जाता है। क्योंकि 1973 के स्वानंद भारती केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि भाई देखो, तुम अमेंडमेंट करो, तुम उसका जुडिशियल रिव्यू, लेकिन अगर वो अमेंडमेंट हमारे फंडामेंटल राइट के किसी ऐसे पार्ट को वायलेट करता होगा जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करेगा, तो हम उसको ज़रूर स्क्रूटनी करेंगे, हम उसका जुडिशियल रिव्यू ज़रूर करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट 2 है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 1। तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड आवर आंसर विल बी ओनली 1। और ओनली 1 किस ऑप्शन में है फ्रेंड्स? ये ऑप्शन 1 में, ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये था 57। अब देखते हैं 58। फ्रेंड्स 58 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रेंड्स करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखते हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं फ्रेंड्स। पहला स्टेटमेंट है, इन अ फेडरेशन द पावर्स ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आर क्लियरली डिमार्केटेड। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है, हमारे फेडरलिज्म सिस्टम में 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, स्टेट सब्जेक्ट, यूनियन सब्जेक्ट, और मतलब 3 तरह के लिस्ट हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट्स डिवाइडेड हैं हमारे फेडरल सिस्टम में। जैसे जो सेंट्रल के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, उसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और जो तीसरा प्रकार का लिस्ट है वो कनकरेंट लिस्ट, जिसमें दोनों को अधिकार है अपना अपना तरीके से कानून बनाने का, लेकिन जो लॉ है हमेशा सेंट्रल का प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ एनी कोइंसिडेंस। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो आपका आंसर हो गया, करेक्ट हो गया, करेक्ट पूछा गया है। तो दूसरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शंस ऑन देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। तो फ्रेंड्स इन लिखा हुआ है, इन इंडिया यूनियन एंड स्टेट्स हैव एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस फ्रेंड्स आपको सबको पता है कि जब भी इमरजेंसी लगती है, तो इमरजेंसी केस में जो है यूनियन को ये अधिकार है कि किसी स्टेट सब्जेक्ट में भी वो छेड़खानी कर सकते हैं, उस पर भी, स्टेट लिस्ट पे भी कोई भी कानून बना सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। पहला तो करेक्ट हो गया था, दूसरा इनकरेक्ट हो गया। फ्रेंड्स तीसरा देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा स्टेटमेंट है, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैज़ डाइल्यूटेड द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया। फ्रेंड्स आपको ये जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है, यानी फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ही होता है डिवोल्यूशन ऑफ पावर। और फ्रेंड्स ये डिवोल्यूशन ऑफ पावर, डाइल्यूट मतलब होता है कम करना। अगर फेडरलिज्म का मतलब ही है, फेडरलिज्म का जो मतलब मेन ऑब्जेक्टिव है वो ही डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है, तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स अगर हम लोकल गवर्नमेंट्स में भी देते हैं तो वो कैसे डाइल्यूट करेगा? वो कंसंट्रेट करेगा ना फिर, और फेडरलिज्म को के स्पिरिट को। तो फ्रेंड्स ये जो है ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो स्टेटमेंट 2 और 3 आर इनकरेक्ट, ओनली 1 इज़ करेक्ट, और पूछा भी ये करेक्ट। तो आप आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, और ओनली 1 आपके सी ऑप्शन में है। Hence option C is the correct answer for question number 59. ओके फ्रेंड्स, ओ सॉरी 58। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको फंडामेंटल राइट्स का फीचर बताना है फ्रेंड्स। तो फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स में पहला स्टेटमेंट है, दे आर एब्सोल्यूट एंड सैक्रोसैंक्ट। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, सबसे पहला जो एब्सोल्यूट है यही इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स के सम केसेस में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी जो है आपका वो लगाया जा सकता है किसी किसी केस में, इन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो फ्रेंड्स ये एब्सोल्यूट नेचर का नहीं है, तो इसीलिए पहला स्टेटमेंट ही
आपका इनकरेक्ट हो गया फ्रेंड्स। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्री एक्शन ऑफ स्टेट ओनली। नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स ये भी गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट है, दे आर इन्फोर्सिएबल ओनली इन हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आपको बताया था कि हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के तहत रीट जारी करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करता है। तो इसलिए ये दोनों ही आपके फंडामेंटल के रक्षक हैं। तो फ्रेंड्स स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट हो गया। 1 and 2 आर इनकरेक्ट, 3 इज़ करेक्ट। और पूछा क्या है? पूछा भी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आपका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। फ्रेंड्स इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 60 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड, इंडिया INX इज इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज। ये बिल्कुल सही है। जो इंडिया INX है फ्रेंड्स, ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उसके बाद स्टेटमेंट 2 देखते हैं। इट इज़ अ सब्सिडियरी ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो INX है आपका, दैट इज सब्सिडियरी ऑफ BSE लिमिटेड, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सब्सिडियरी है इंडियन INX, जो कि पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज है। इसलिए स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, करेक्ट पूछा गया है तो आंसर हो जाएगा 1 ओनली। 1 ओनली है आपके ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो फ्रेंड आज यहीं तक रहने देते हैं। आगे जो 40 क्वेश्चन बचा है उसको हम थर्ड पार्ट में बना के दे देंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से 100 तक। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ही जल्दी हम नई नई चीज़ें आपको लेकर के आएंगे। और मैं चाहता हूँ कम से कम 500-1000 लोग हो जाएं तो मैथ्स क्लास में मज़ा आए, क्योंकि मैथ्स क्लास जो है CSET का वो लाइव चलेगा, ताकि आप कमेंट में अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। और उस लाइव क्लास के लिए सेटअप चाहिए, वो सेटअप तैयार किया जा रहा है। पहले आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।